प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, और ये जो हमारा लीडरशिप सर्टिफिकेशन कोर्स है ये उसका दूसरा सेशन है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं कैसे इम्प्रूव की जा सकती हैं। इस सेशन को हम एक एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। मुझे कोई 3 वॉलंटियर चाहिए, एक डिपार्टमेंट हेड में से और 2 जेईस में से। डिपार्टमेंट हेड ऑप्शनल है, बट ये जेई उनकी जगह अगर वो अपनी रिप्लेसमेंट में कोई जेई देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो पहले तो जेईस में देखते हैं कौन वॉलंटियर करेगा। चलिए एक आमिर को मैं पिक कर लेता हूँ। आमिर इधर आ जाए। एक मैं कर लेता हूँ मकबूल को, तो ले आ जाए। अब आप खुद हाथ नहीं उठाएंगे तो फिर मुझे मजबूरन पिक करना पड़ेगा। अच्छा, शहजाद को आप आने। थैंक यू। और एक हम पिक कर लेते हैं असद को, अकाउंट से। हसन साहब की जगह मैं असद को ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप 4 हमारे पास हैं पार्टिसिपेंट एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए। एक है मकबूल एडमिन से, आमिर सेक्रेटरी ऑफिस से, सॉरी एचआर ऑफिस से, ठीक है। शहजाद एफएनबी से और असद है अकाउंट से। अब इन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि ये बाहर बैठें, तो एक एक करके हम बुलाएंगे आपको। फिर आपको जब अंदर आएंगे फिर बताएंगे क्या करना, ठीक है। एक तो सिर्फ आप आ जाए मेरी हेल्प के लिए, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा तो एक को ले आना, बाकी को उधर जाने देना, ठीक है ना। तो पहले किसको बुलाएं, आपको ऑप्शन देते हैं। मकबूल साहब, अच्छा चलें मकबूल को बुला लें। बाकी उनसे कहीं साइड पे बैठेंगे, देखेंगे नहीं वो देख नहीं सकते। हाँ वो आ जा। तो सिर्फ बस उधर ही खड़े रहना, ठीक है। आप आए। ये माइक है, वो कैमरा है, ठीक है। वो आपने 1 मिनट में किसी मौजू पे इज़हार ख्याल करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इसी चीज़ पे इज़हार ख्याल करूँगा कि ये जो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुए हैं बेसिकली बड़े प्रोडक्टिव हैं और इसकी ज़रूरत पहले भी थी। और जैसे कि डॉक्टर साहब डिफरेंट जगहों पे करते रहते, तो मैं भी इनको अक्सर इंसिस्ट करता था कि जी आप बाहर तो करते हैं लेकिन यहाँ पे भी आपने कभी जो है ट्रेनिंग्स कंडक्ट नहीं की इस तरह की। तो मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट चीज़ यही है इसके बारे में कि जी आप को इन हाउस जो है एक मौका मिल जाता है कि आप अपने आप को अपने स्किल्स को जो वो पॉलिश कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी जो आप प्रैक्टिकली तो कर रहे होते हैं लेकिन शायद उसमें अगर थोड़ा सा आपको थ्योरी का भी टच मिल जाए और कुछ ऐसी गाइडेंस मिल जाए तो आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको टिप्स डेफिनेटली इससे मिल जाती हैं। चल बस, थैंक यू, आप तशरीफ रखें। अब आप बुलाने असद को। इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये माइक है, वो कैमरा है। अब 1 मिनट किसी मौजू पे इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं इस्लामाबाद क्लब के अंदर अपना जो मेरा जो एक्सपीरियंस है जॉब का, उससे रिलेटेड मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली मुझे आई जॉइन इस्लामाबाद क्लब इन मई 2008, तो राउंड अबाउट मुझे 2 साल होने को हैं इस्लामाबाद क्लब में। ड्यूरिंग दिस टेन्योर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वाज माय फर्स्ट जॉब, तो उस लिहाज से बहुत सा मैंने गेन किया यहाँ से, बहुत नॉलेज गेन किया। उसके अलावा बहुत ही कोऑपरेशन फ्रॉम माय डिपार्टमेंट हेड और जितने बाकी डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनकी तरफ से बहुत अच्छा कोऑपरेशन था। और ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। और कौन कौन है पीछे? शहजाद को मिल। अब हम छोटी सी पाबंदी लगा देंगे कि क्लब डिस्कस नहीं करेंगे, क्लब से बाहर का, ठीक है? ये माइक है, वो कैमरा ऑन है। ओके। क्लब से बाहर अपने किसी पसंदीदा मौजू पे 1 मिनट इज़हार ख्याल फरमाएं। क्लब से बाहर? हाँ, क्लब से बाहर की दूरी। कुछ टॉपिक तो दे दें क्लब के। Yes. Before coming to Islamabad Club, I've been working with Gun Club. गन क्लब पाकिस्तान में एक वो इदारा है जहाँ पर शूटिंग रेंजेस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है फॉर द शूटिंग लवर्स एंड फॉर द ऑफिशियल्स जो लोग कंपटीशंस का हिस्सा बनते हैं। मैं उस इदारे का हिस्सा 4 साल रहा हूँ। आई एंजॉयड माई सेल्फ, लर्नड अबाउट द शूटिंग, और ये एक बड़ी अच्छी जगह है, इस्लामाबाद में है। इट्स विद द स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद द गन क्लब। थैंक यू। अच्छा, आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि अगर ये कंडीशन मैंने पहले लगाई होती तो जो इससे पहले 2 स्पीकर गए हैं उनको ज़रा डिफ़िकल्टी होती बोलने में? क्योंकि मकबूल साहब के कमेंट्स भी थे क्लब की ट्रेनिंग पे इमीडिएटली, और असद के थे आपके क्लब की जॉब के एक्सपीरियंस में। तो अगर मैं ये कंडीशन लगा लेता कि क्लब को डिस्कस नहीं करना, जॉब को डिस्कस नहीं करना, इससे हट के ज़रा, तो थोड़ी सी दुश्वारी होती क्या आपको? अच्छा, माशाल्लाह। आमिर को बुला लें। आप भी बैठ जाए इधर। कोई आइडिया कि आपसे पहले दूसरों के साथ क्या हुआ होगा? जो इंक्रीमेंट लगे हैं वो कैंसिल हो गए होंगे। अच्छा, ये ऑन है और वो भी ऑन है कैमरा। तो 1 मिनट क्लब की ज़िंदगी से हट के किसी मौजू पे इज़हार ख्याल फरमाएं। बेसिकली सोशल वैल्यूज़ के बारे में बात करूँगा कि आपने सोशल वैल्यूज़ अपनी कैसे इन्हेंस करनी है। कैरियर ग्रोथ भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो उसमें कि आप ये देखेंगे कि आपने आपके शॉर्ट एनालिसिस अपना आपने कैसे करना है, स्ट्रेंथ आपकी क्या क्या है, वीकनेसेस क्या क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। आपको जो अपॉर्चुनिटी एक आपको मिलती है, आया क्या अपॉर्चुनिटी क्या आप अवेल करते हैं, या उसको आप ये देखते हैं कि उसको कैसे अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, आपने उसको टाइम ज़ाया किए बगैर उसको अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करना है, इसके लिए आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत होगी डेफिनेटली। तो अब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सोशल वैल्यूज़ को आप इंक्रीज़ करें, इसके साथ साथ अब शॉर्ट एनालिसिस कंप्लीट अपना ये आप करें, ये आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। ये इस एक्सरसाइज से क्या सीखा हमने? सारे ख्याल पब्लिक के सामने इज़हार ख्याल, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। और इसका पहला लेसन तो ये है कि जब भी किसी सेशन में आएँ तो बग़ैर तैयारी के ना आएँ। ठीक है, जिस टॉपिक पे सेशन है उस पे तैयारी करके ज़रूर जाएं। ठीक है, और अक्सर माइंडसेट होता है कि मैंने सीखने जाना है, मगर आप इस माइंडसेट के साथ जाएं कि मैंने सिखाने जाना है। अगर आपको एज अ सरप्राइज़ अचानक कह दिया जाए 1 सेकंड के नोटिस पे कि आप आएँ और अपना इज़हार ख्याल फरमाएँ, तो बैठे बैठे ना सिर्फ आप नोट्स ले रहे हों, ना सिर्फ बात सुन रहे हों, बल्कि एक पीछे एनालिसिस भी चल रहा हो कि अगर मुझे फ़ौरी तौर पे इस पे बोलना पड़ जाए तो मैं क्या कहूँगा इस मौजू के हवाले से। ठीक है, मेरी अपनी आदत है कि अगर मैं किसी जगह सेशन अटेंड करने जाता हूँ एज अ लर्नर, तो माइंड में मैं जब घर में तैयारी कर रहा होता हूँ तो मैं इस तरह से कर रहा होता हूँ कि मैंने इस मौजू पे बोलना है, सीखना नहीं। तो मैं जब बोलने की तैयारी के साथ जाता हूँ तो मुझे अक्सर औकात होता है ऐसे लाइफ में
कि कभी ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से या कभी सोशल पॉलिटिक्स की वजह से या कभी वैसे ही फ्रेंडली में को मजाक कर देता है कि जी आएँ आप स्टेज पे, और फिर वो इन्जॉय करते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या होगी। तो अगर आप तैयारी के साथ होते हैं तो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे। ठीक है। जिन लोगों का सर्विस बैकग्राउंड से हॉस्पिटैलिटी से है, उसमें अक्सर उन्होंने देखा होगा कि ट्रेनिंग मैनेजर की अगर किसी एग्जेक्टिव के साथ नहीं बनती थी तो वो अक्सर उस एग्जेक्टिव के ट्रेनिंग सेशन रख देता था और उन टॉपिक्स पे रख देता था जिस पे उसको बोलने में दुश्वारी होती थी। या अगर वो ट्रेनिंग सेशन में ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा है तो अचानक से एक डिपार्टमेंट हेड को बुला लेगा और उसको पार्टिसिपेट होने की दावत देगा ट्रेनिंग सेशन में। तो अगर वो सिर्फ इस माइंडसेट के साथ है कि मैं एग्जेक्टिव हूँ, डिपार्टमेंट हेड हूँ और मैं सिर्फ ऑब्ज़र्व करने के लिए आया हूँ, मुझे अचानक बुलाया नहीं जाएगा, तो हो सकता है अचानक बुलाए जाने को वो बुरा ख्याल करे जिससे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाएं, मगर उसकी अपनी पर्सनल और कैरियर ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा जब भी किसी सेशन में जाएं ट्रेनिंग में तो इस माइंडसेट के साथ जाएं कि आपने उस टॉपिक पे बोलना है, सीखना नहीं। जब आप बोलने की तैयारी के साथ जाएंगे तो कभी ऐसा मौका आ जाएगा तो आपको एम्बैरसमेंट नहीं होगी, शर्मिंदगी नहीं होगी, और जब आप सीखेंगे तो वो एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा उस सेशन का कि आप अपने तौर पे तो तैयार हैं मगर अगर आपको कुछ एडिशनल सीखने को मिल रहा है तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। ठीक है। प्रेजेंटेशन हर लेवल पे ज़रूरत पड़ती है प्रेजेंटेशन की। ठीक है। मिसाल के तौर पे शहजाद का एक ऑपरेशनल इशू है अपने डिपार्टमेंट में और वो निसार साहब के पास जाता है गाइडेंस लेने के लिए। तो निसार साहब के पास ऑफिस में बैठ के जब वो अपना ऑपरेशनल इशू डिस्कस कर रहा होता है तो बेसिकली वो अपने पॉइंट को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन हो जाती है। जब शहजाद अपने आउटलेट में अपनी टीम को ब्रीफ कर रहा होगा तो वो टीम प्रेजेंटेशन हो जाती है, यानी वो अपनी टीम को ब्रीफ कर रहा है। ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देखें तो एक लेवल के ऊपर दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है। ठीक है ना। तो हर आदमी किसी ना किसी शक्ल में किसी ना किसी को रोज़मर्रा रूटीन में कोई कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहा होता है, ख्वाह वो इन्फॉर्मेशन है, ख्वाह वो एक्सप्लेनेशन है, अगर इंक्वायरी हो रही है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें प्रेजेंट कर रहा है। मगर प्रेजेंटेशन से किसी भी लेवल में और कोई भी दिन आपका खाली नहीं जाता। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर कैरियर ग्रोथ का ये है कि आप अपना नुक्ता नज़र अच्छे तरीके से बयान करने के काबिल हो जाएं। आप इस काबिल हो जाएं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में इमोशनलिज्म क्या है, लॉजिक कितनी है, प्रैक्टिकल कितना है, क्रिएटिविटी कितनी है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को अलग-अलग करके देखने के काबिल हो जाएंगे तो चांसेस हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो शायद आप ये समझ रहे हैं कि आपका बॉस आपको पसंद नहीं करता या कोई और वजह है, हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू की प्रेजेंटेशन में कोई ऐसी ख़राबी या वीकनेस हो जिसकी वजह से आपका सुपीरियर या आपका दोस्त या आपका कोलीग आपकी बात को सही तरह से समझ नहीं सका। तो वो जो बात आपकी रिजेक्ट कर रहा है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू रिजेक्ट कर रहा है, वो सिर्फ इस वजह से है कि आपकी प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कोई खामी या वीकनेस है जिसकी वजह से वो कन्विक्शन के या कमिटमेंट के या बिलीव के उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप हैं। ठीक है। अच्छा, ये कुछ बेसिकली ब्रीफ चीज़ें हैं जो आप में से अक्सर ने पहले सुनी होगी। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है। लार्ज ग्रुप है, ये 100 से ज़्यादा भी हो सकता है और ये ग्रुप अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो जलसे की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। मीडियम ग्रुप है बिलो 100 अबव 50। स्मॉल ग्रुप जो है बिलो 50 हो जाएगा। ऑफिस मीटिंग्स हैं 3 लोगों से लेके 20 तक के लोगों तक हो जाती हैं। हमारी जो ऑफिस मीटिंग होती है या डिपार्टमेंट हेड मीटिंग है, ये भी बेसिकली प्रेजेंटेशन सेशंस हैं कि हर डिपार्टमेंट हेड अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरह से मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करता है और उसको फिर मैनेजमेंट को कैसे कन्विंस करता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इस तरह जब हम किसी जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई कैंडिडेट हमें इंटरव्यू दे रहा है तो बेसिकली वो भी शॉर्ट टर्म प्रेजेंटेशन है अपने स्किल्स और टैलेंट की, कि वो मैं कितना इफ़ेक्टिवली अपने मुतालिक बता सकता है। ये जो हमारा CV होता है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं, ये भी एक रिटन प्रेजेंटेशन है। जॉब इंटरव्यू आपकी वर्बल प्रेजेंटेशन हो जाएगी। अप्रेजल इंटरव्यू एनुअल हैं जो भी, इसमें भी आप अपनी परफॉर्मेंस के मुतालिक प्रेजेंटेशन देते हैं कि आपके ख़्याल में आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी और या कितनी बुरी है, उसमें कहाँ पे आपको मैनेजमेंट की असिस्टेंस की ज़रूरत है और कहाँ पे समझते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट को बेहतर अंदाज से समझने की ज़रूरत है। और एग्ज़िट इंटरव्यू में भी एम्प्लॉई अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर रहा होता है
अब उसमें कितना झूठ है, कितना सच है, कितना इमोशनल टच है, कितना लॉजिकल टच है, ये सारी चीज़ें एग्ज़िट इंटरव्यू लेने वाले को परसीव करनी होती हैं। मगर वो भी एक तरह से इंटरव्यू प्रेजेंटेशन ही होती है, शॉर्ट 1-to-1 मीटिंग। आप अपने कुलीग के साथ 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं या अपने बॉस के साथ भी कर सकते हैं, तो ये भी शॉर्ट टर्म प्रेजेंटेशंस होती हैं। इसमें डिपेंडिंग ऑन द साइकोलॉजी और डिपेंडिंग ऑन द इश्यूज़, कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं, बाज़ 1-to-1 मीटिंग्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और इसी तरह की सेंसिटिविटी बाज़ का बहुत बड़े मजमे में भी होती है कि 2 लोग आपकी बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए और उन्होंने आपकी बात से ऐसे परसीव किया, समझा कि जैसे आपने किसी चीज़ की तौहीन कर दी है। तो नारे लगा के, हल्लड़बाजी क्रिएट करके, एक तरह से शोर पैदा करके आपकी बात को गलत अंदाज से आगे उछालने की कोशिश करना। तो क्राउड को हैंडल करने की अपनी साइकी होती है प्रेजेंटेशन की, और 1-to-1 मीटिंग की अपनी एक साइकी होती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और नेचर के ऊपर। प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? आप करना क्या चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन से? आप अपने नुक्ता नज़र के मुतालिक कन्विंस करना चाह रहे हैं, इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, रिपोर्ट करना चाह रहे हैं किसी इशू को, आप अपने किसी काम को टेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई फीडबैक लेना चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर अपना, कोई अगर आपने ऑपरेशनली कोई नई चीज़ डिज़ाइन की है, एंटरटेन करना चाह रहे हैं, जैसे कॉमेडी शोज़ हो जाते हैं, स्टेज शोज़ हो जाते हैं, मोटिवेट करना चाह रहे हैं, कोई नया आपने प्लान इनिशिएट किया है और उस पर आप चाहते हैं कि स्टाफ को इकट्ठा करके उसके फ्यूचर के बेनिफिट बताएं, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर गोल्स के मुतालिक ब्रीफ करें और फिर लोगों को मोटिवेट करें कि वो आज से फ्यूचर के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना शुरू कर दें, और किसी नए एक्शन प्लान को ब्रीफ करके उसके ऊपर फिर बिस्मिल्लाह करके जॉब डिस्क्रिप्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेपरेट करके लोगों को ब्रीफ करके तो उस पर प्रैक्टिकल एक्शंस के लिए उनको आमादा करें। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चंद किस्में होती हैं प्रेजेंटेशन की। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ आते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे आप? डेटा इकट्ठा करेंगे, मकबूल साहब। और क्या करेंगे पावरफुल बनाने के लिए? वो तो है ना, बेस क्या? मैं कह रहा हूँ पहला काम क्या करेंगे आप? दलाइल कहाँ से पिक करेंगे? पहली चीज़ ये होगी सर कि व्हाई आई एम गोइंग, मैं किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, सबसे पहले क्या चीज़ सेलेक्ट करेंगे? टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, ओके ठीक है नसीर, टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जी। उस पे नॉलेज लर्निंग एग्जैक्टली ठीक है। पहला काम आप करेंगे कि जिस टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है पहले उसको पढ़ेंगे आप, ठीक है। सेकंड क्या काम करेंगे? सेकंड स्टेप क्या होगा? पेपर के ऊपर आप कन्वर्ट करेंगे, पेपर के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, जो कुछ पढ़ यानी नोट्स बनाएंगे उसके, आप प्रेजेंटेशन नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और बज़मी साहब? प्लान रिलेटेड मटेरियल इकट्ठा करेंगे। आमिर जी? मटेरियल को ऑर्गेनाइज करेंगे, एग्जैक्टली यानी ऑडियंस को एनालाइज करेंगे, और ठीक है। और जी हसन साहब? जिस टॉपिक में आपने प्रेजेंटेशन दी उसको पहले रीड करके अंडरस्टैंड करेंगे। जी अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जैक्टली ठीक है। तो नंबर 2 स्टेप जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है रीड। ये मैंने इसलिए कहा है कि हमारी अक्सर प्रेजेंटेशन या एक किताब पढ़ के होती हैं या एक रिपोर्ट पे बेस करती हैं। हम कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करते, जो हमने पिछली दफ़ा कहा था कि अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है किसी मौजू पे तो सिर्फ उस मौजू को स्टडी ना करें बल्कि उस मौजू से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उस पर भी एनालिसिस और कंपैरिजन ज़रूर करें, ताकि जब क्वेश्चन आंसर सेशन में या दरमियान में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए जो उस किताब में नहीं था जिससे आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, मगर आप मौजू स्टडी करें किताब को नहीं। तो जब आप सेकंड फ़ेज़ में रीड करते हैं तो इसका मतलब यह है कि पहले फ़ेज़ में तो आपने एक मौजू पे किताब पढ़ ली या उस मौजू को पढ़ लिया या उस रिपोर्ट को एनालाइज कर लिया। अब सेकंड फ़ेज़ में कंपैरेटिव एनालिसिस करें उस किताब, उस मौजू के ऊपर और किताबें भी देख लें कि उन्होंने इस टॉपिक को कैसे कवर किया, या उस रिपोर्ट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो कनेक्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं, उसके हवाले से भी रिसर्च कर लें कि इस रिपोर्ट का अगर ये इफ़ेक्ट है तो अगर ये इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है इशू तो वो कैसे इसको परसीव करेंगे, अगर इसका दूसरे डिपार्टमेंट से इशू रिलेटेड है तो वो अगर मेरी प्रेजेंटेशन में बैठे होंगे तो कैसे परसीव करेंगे। तो इसका मैंने कहा था सेकेंडली रीड। थर्ड क्या होगा? लिसन, ठीक है।
आप पढ़ें जितना हो सकता है अपने मौजू के मुतल्लिक, और उस मौजू पर जितनी डिस्कशंस होती हैं, जितने आपके ट्रेनिंग सेशंस हैं, जितनी DVDs अवेलेबल हैं, जितना लिसनिंग मटेरियल ऑडियो वीडियो में है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। अपने कुलीग्स की जो डिस्कशंस हैं उनको ज़्यादा ध्यान से सुनें। हमारे अक्सर प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं प्रेजेंटेशन में या वीकनेस में कि हमने या तो उस मौजू पे गौर नहीं किया होता कि हमारा डिपार्टमेंट हेड क्या कह रहा है, या उस मौजू का एक्सपर्ट क्या कह रहा है। हम सिर्फ एक किताब पढ़ के उस मौजू पे समझते हैं कि एक्सपर्ट बन गया कि अब उस पर हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा? ऑब्जर्व। आपने मिसाल के तौर पे F&B के सर्विस स्टैंडर्ड्स पे किताब पढ़ ली, मैनुअल पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद जो मैनेजमेंट ने ब्रीफिंग दी स्टाफ को, मैनेजमेंट ने बड़ी ध्यान से सुन लिया, ठीक है ना। मगर जब वो एक्चुअली प्रैक्टिस हो रहे होंगे तो जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस रिसीव की हैं, जिन्होंने वो मैनुअल पढ़ा है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उसको मॉनिटर करना है, अगर वो ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो शायद ऑब्ज़र्वेशनल फ़ेज़ के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह जब आप बोलने से पहले रीडिंग मटेरियल से रिसर्च ले लेंगे, उसके बाद अगर उस पर कोई ऑडियो है, वीडियो है, या वो रीडिंग मटेरियल की बेस पर अपने टॉपिक को सेशन में डिलीवर करने से पहले अपने डिपार्टमेंट हेड से जब कंसल्ट करेंगे, वो जो टिप्स आपको देगा, वो जो उस टॉपिक के ऊपर आपको गाइडलाइंस देगा, अगर वो ध्यान से आप नहीं सुनेंगे तो आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। और उसके बाद अगर आपका बॉस ये कहता है कि इस मौजू पर बोलने से पहले, ठीक है, या इस रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर बोलने से पहले अगर आप उस लोकेशन पे जाके सिर्फ मामलात को ऑब्ज़र्व करें, तो उससे भी आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इस मौजू के मुतालिक। जैसे मिसाल के तौर पे संडे ब्रांच होता है हमारा, तो कुछ चीज़ें होंगी जो आप मैनुअल में पढ़ लेंगे, कुछ चीज़ें आपको आपका डिपार्टमेंट हेड गाइड कर देगा। मगर जब आप सिर्फ खड़े होकर वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने की सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन से मिल जाएंगी, ठीक है। उस ऑब्ज़र्वेशन को दोबारा आप अपने बॉस से, अपने सीनियर से डिस्कस करके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी बोलने का वक्त नहीं है आया, अभी बोलने की स्टेज नहीं आई, अभी सिर्फ लर्निंग स्टेज इन्वॉल्व है। अगर आपने अच्छा प्रेजेंटर बनना है तो आपको अपनी लर्निंग स्किल इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अच्छा प्रेजेंटर बनने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होती हैं। मेरा फाइंडिंग ये है कि अच्छा प्रेजेंटर बनने के लिए आपको अच्छी लर्निंग स्किल डेवलप करनी पड़ती है। बोलने का काम बिल्कुल एंड पे आता है जब आप सब कुछ सीख जाते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद आपका होगा इवेल्युएट एंड एनालाइज। ये इवेल्युएशन और एनालिसिस आप ख़ुद से भी कर सकते हैं, अपने सीनियर की गाइडेंस के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप प्रिपेयर करेंगे अपने नोट्स एंड पे, और जो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे तो जिन नोट्स की बुनियाद पे आपने डिलीवर करना होगा अपनी प्रेजेंटेशन को, अब उसके पीछे अच्छी खासी आपकी रिसर्च इन्वॉल्व है, अच्छी खासी डिस्कशन इन्वॉल्व है, कंपैरेटिव एनालिसिस भी इन्वॉल्व है। यानी अगर कोई आदमी प्रेजेंटेशन में या क्वेश्चन आंसर सेशन में आपकी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करेगा, तो आपने सिर्फ डायरेक्टली किताब को देखकर नोट बना के प्रेजेंटेशन नहीं दी होगी, बल्कि किताब से प्रेजेंटेशन के दरमियान का जो स्टेजेस हैं उस पर आपने उसको ऑब्ज़र्व भी किया होगा, कंपैरेटिवली उस टॉपिक को अच्छी तरह से खंगाला भी होगा, अपने सीनियर से भी डिस्कस किया होगा, अपने कोलीग से भी डिस्कस किया होगा। आप कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ एंगल से आप परसीव कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रेजेंटेशन में डाल दें, और फिर आपका एंड पे होगा प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नहीं तो फर्स्ट स्टेप रीड, सेकंड स्टेप रीड, थर्ड स्टेप लिसन, फोर्थ स्टेप ऑब्जर्व, fifth one evaluate and analyze, sixth one prepare, and the seventh one, the last one is present. तो अगर आप देखें, अगर कोई जेन्युइनली मेहनत करता है तो पढ़ने में और बोलने के दरमियान कितने स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो जो बेस्ट प्रेजेंटर्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक और डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स जो उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लॉजिक, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। द बेस्ट प्रेजेंटर विल स्पेंड मोर टाइम ऑन रीडिंग
एंड इवेल्युएटिंग, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं स्टडी कर रहे होंगे, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे होंगे कि मैं इस मौजू पे जितना ज़्यादा पढ़ूंगा मैं अपनी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट इजाफा करूंगा। यानी बेस्ट प्रेजेंटर्स जो मैंने देखे हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते कि उन्होंने किसी अच्छी जगह जाके को अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है। अच्छी प्रेजेंटेशन देना एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी है जिसको वो इन्जॉय करते हैं, बट वो पढ़ते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। और इस ग्रोथ प्रोसेस में अगर कहीं से रिक्वेस्ट आ जाए कि जनाब आपने माशाल्लाह कहाँ थे और कहाँ पे आ गए, तो हम चाहेंगे कि आप हमें भी मुस्तफ़ीज़ करें, हमें भी नवाजें अपने उन सीक्रेट से जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचें ग्रोथ के लेवल तक। तो वो चूँकि उनके बोलने के पीछे एक्सपीरियंस भी होगा, एनालिसिस भी होगा, रिसर्च भी होगी, कंपैरेटिव स्टडी भी होगी, तो उनका 5 मिनट का बोलना बाज़ लोगों के 2 घंटे की तकरीर से बेहतर होगा, क्योंकि वो आपको रेलेवेंट चीज़ें ही देंगे जो प्रैक्टिकल होंगी। ठीक है। अच्छा, आम तौर पे होता क्या है, जो चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं प्रेजेंटेशन देने से पहले। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप प्रेजेंटेशन देने के काबिल हो गए, ठीक है, अब आपके पास बोलने के लिए कुछ है, अब आप कुछ बोलना चाहते हैं। पहले तो आप ये डिसाइड करें कि जिस जगह आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वहाँ पर्पज़ क्या है आपका, किस मकसद के लिए जा रहे हैं। आप बोलेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है, आप क्यों जा रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं बुलाया, ठीक है ना। और आप जब चाहेंगे कि वहाँ जाएँ और लोगों से मुखातिब हों, तो आपको लोग क्यों याद रखें, यानी आपके अंदर जो ख़ास बात है जिसकी वजह से 10 लोगों को इनकार करके उन्होंने सिर्फ आपको सिलेक्ट किया है, तो वो क्या बात है। एक्सपेक्टेड ऑडियंस कितने होंगे, कितने लोग हो सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना लार्ज ग्रुप है। एवरेज एज उनकी कितनी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैच्योरिटी लेवल एटलीस्ट क्या है, उसमें ख़वातीन कितनी हैं, मेल कितनी है, मेल कितने हैं, टाइम क्या है, डेट क्या है और जगह क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया। अगर तो देखें विदिन क्लब है तो फिर तो मसला नहीं है, आपको हर लोकेशन का पता है, ठीक है ना। लेट से आपको बाहर से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसमें वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पास आके तो काइंडली इस मौजू पे थोड़ी देर के लिए बोलें। तो अगर आपको जगह का नहीं पता, अगर आपने ख़ुद ही जाना है अपनी कन्वेंस पे, तो इट इज़ बेस्ट कि आप एक दिन उस जगह को विज़िट कर लें। यानी एन अगर आपने 8 बजे वहाँ पे पहुँचना है और 7:30 बजे आप घर से निकलें और 7:30 से 8 के दरमियान आपने वो जगह भी ढूंढनी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपना सारा जो मेंटल एनर्जी है, फोकस है, वो आप जगह ढूंढने पे लगाएंगे या आराम से एक दिन पहले अगर आपने लोकेशन देखी होगी तो आराम से वहाँ सीधा चले जाएंगे। तो जो रास्ते में जगह ढूंढने की मुश्किल है उससे आपका मेंटल फोकस डिस्टर्ब नहीं होगा। फॉर्मेट ऑफ द सेशन क्या है, आपसे पहले कौन बोलेगा, आपके बाद कौन बोलेगा। अगर मैं जो आमतौर पे करता हूँ कि अगर एक ही मौजू है और इस पर 2 स्पीकर हैं, एक मैं हूँ और एक और है, दूसरा आदमी है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसके बाद बोलूँ। उसके कई साइकोलॉजिकल बेनिफिट हैं। एक तो मुझे ये बेनिफिट हासिल हो जाएगा कि उसकी गुफ्तगू में वो कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट थे उसने टच नहीं किए, तो मैं इमीडिएटली अपनी स्पीच में कन्वर्ट कर लूँगा। और अगर मेरा सेशन आखिरी होगा तो जो आखिरी स्पीकर होता है, लोग आम तौर पे उसके असरात को लेके सेशन ख़त्म होके घर जाते हैं, क्योंकि जो दूसरा स्पीकर होता है वो पहले वाले स्पीकर के जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो उसको ख़त्म कर देता है। और अगर वो अच्छा स्पीकर हो बाद के आने वाला, तो पहले वाले स्पीकर के वैसे ही सारे इफ़ेक्ट्स उड़ा देता है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी अच्छे स्पीकर हैं, ये प्रेजेंटर्स हैं, उनकी कोशिश होती होगी कि वो एंड आखिर में सेशन का आखिरी हिस्सा करें। उसमें बेनिफिट ये होता है कि वो सेशन के दरमियान के और शुरू के जितने बाकी स्पीकर होते हैं उनको भी कवर करते जाते हैं, यानी वो उनको एनालाइज करके अपनी स्पीच को और ज़्यादा पावरफुल तरीके से प्रेजेंट करते जा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, वो डिपेंड करता है, यू शेप है या जिस तरह, डिपेंड करता है किस तरह का सेशन है, लोगों की तादाद कितनी है, उसमें भी आपको हेल्प मिल जाती है। विजुअल एड्स क्या हैं, पावर पॉइंट यूज़ होगा, मल्टीमीडिया है। अगर आपने लेट्स से आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो आप ये देख लेंगे कि क्या उनके पास ये इक्विपमेंट है या नहीं है, या आपको अपने लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। इसका मैं आपको विजुअल एड्स का एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। इमाम गज़ाली का एक वाक़या है कि वो एक शहर से दूसरे शहर हिजरत करके जा रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ कि डाकू पड़ गया। तो डाकुओं ने क्या किया कि वो सारा सामान जो काफ़िले का था लूट लिया, उसमें इमाम गज़ाली के 2 बक्से थे किताबों के, वो भी साथ ले लिया। इमाम गज़ाली को बड़ी परेशानी हुई कि ये तो जितना मैंने सीखा था ये सारा साथ ही ले गए। तो उन डाकुओं से रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए जितना आपको सोना जेवर चाहिए ये ले जाएं आप, और बराह करम जो संदूक हैं जिसमें मेरी किताबें और नोट्स हैं
वो मुझे वापस कर दें। तो डाकुओं ने कहा जी हमें तो इस चीज़ का इख्तियार नहीं है, आप हमारे सरदार के पास चले जाएँ, उनसे बात कर लें, अगर वो आपको वापस करते हैं तो ले लीजिएगा। तो वो इमाम गज़ाली डाकुओं के साथ उनके सरदार के पास गए, तो उनसे